तो सबसे पहले बात करेंगे नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल की। वहां पर किस तरह से फिलहाल जो आम जनजीवन है वो पटरी पर वापस लौट रहा है, इसकी बात करेंगे। नेपाल के काठमांडू में हिंसा के बाद गुरुवार को हालात कंट्रोल में हैं। इसके बाद भी आर्मी ने एहतियातन राजधानी और उससे सटे इलाकों में तीसरे दिन कर्फ्यू जारी रखा है, लेकिन आवश्यक सेवा वाले वाहन और संस्थान चलते रहेंगे। वहीं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। इधर अंतरिम सरकार के गठन की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, नेपाल के सेनाध्यक्ष अशोक राज सिग्देल और जेनजी युवा आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों के बीच आज वार्ता जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत में नेपाल के लाइटमैन कहे जाने वाले कुलमान घिसिंग का नाम कार्यवाहक पीएम की रेस में आगे आया है। वहीं सुशीला कार्की का नाम पर भी फिलहाल बातचीत जारी है, अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। इससे पहले जनजी प्रतिनिधियों और नेपाल के सेना के बीच हुई चर्चाओं में सीधे निर्वाचित कार्यपालिका की व्यवस्था, संसद में नई पीढ़ी की हिस्सेदारी, साल 1989 के बाद सार्वजनिक पद पर ग्रहण करने वाले सभी पदाधिकारियों की संपत्तियों की जांच और भ्रष्टाचार के मामलों की न्यायिक जांच जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा सांसदों को मंत्री बनाने से रोकने वाली व्यवस्था पर भी बातचीत हुई है। इस बीच सीपीएन माओवादी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने एक विस्तृत 10 सूत्रीय बयान जारी किया है। प्रचंड ने जनजी आंदोलन को समर्थन देते हुए संयम बरतने की अपील की है और हिंसा की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के कारण फंसे यात्रियों की मदद के लिए एयर इंडिया और इंडिगो आज भी विशेष उड़ानों का संचालन कर रही है। एयर इंडिया की दिल्ली से काठमांडू और वापसी के लिए विशेष उड़ानें का संचालन जारी है। इस बीच नियमित उड़ान भी बहाल कर दी गई है। एयर इंडिया ने इस त्वरित व्यवस्था के लिए सरकार और अन्य एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही एयर इंडिया ने यात्रियों से आग्रह किया है कि एयरपोर्ट पहुंचने से पहले वो फ्लाइट का स्टेटस एक बार जरूर चेक कर लें। इसके साथ ही इंडिगो की जो स्थगित उड़ान सेवाएं थी वो भी आज से फिर से शुरू हो रही हैं। इंडिगो आज से काठमांडू के लिए और वहां से वापसी की निर्धारित उड़ानें फिर से शुरू कर रहा है। इसके अलावा इंडिगो की 2 विशेष उड़ान सेवा भी संचालित की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में नेपाल से लगी सीमा क्षेत्र पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। बॉर्डर क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी और पुलिस के जवान संयुक्त रूप से गश्त कर रहे हैं और जंगल क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। सीमा पर सशस्त्र सीमा बल के 22 चौकियों पर अतिरिक्त पुलिस एवं पीएसी को भी तैनात किया गया है। और इस पूरी प्रकरण में नेपाल की जनता भी तमाम बातचीत कर रही है। नेपाल के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। We have a threat in our country. We have to accept that. Our sovereignty is in threat. Our independence is in threat. So we have to accept that. So for the sake of independence, for the sake of sovereignty, we have to protect our country. That is the reason. To protect the democracy, we have given the name of her. Country demands the person who knows about the law and order. And current Chief Justice Sushila Karki is the right option. I think that. But Gen Zs are also demanding the Balen and the Harka Sampang. But they should, I think, in my point of view, they should prepare for the next general election. नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल तेज हुई है। कौन बनेगा अगला अंतरिम सरकार का मुखिया, अंतरिम सरकार का गठन किस तरह से होगा, बहुत सारे सवाल इस पर है। और इस बीच में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त करने की लगातार कोशिश की जा रही है। इस बीच में किस तरह से जो राजनीतिक संकट है उसको ठीक करने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पूरे व्यवस्था पर और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। उनसे इस पूरी सिचुएशन को लेकर जानने की कोशिश करते हैं। विनोद जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे हालात को, और अब जब अंतरिम सरकार गठित करने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ प्रायोरिटीज हो सकती है नेपाल की?
देखिए दिक्कत ये है कि जो नेपाल आर्मी चीफ हैं उनकी तरफ से ये पहल हुई थी और कल से इस पहल में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से जेएनजी के साथ में एक मीटिंग हुई है, कई दौर की मीटिंग हुई है। आज उसके सुबह बाद से भी चल रही है जी। आज सुबह से भी चल रही है और जेएनजी के एक ग्रुप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हमने सुना कि सुशीला के नाम से उनका एक समर्थन बन रहा है कि इनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में इनको तत्काल जब तक इलेक्शन नहीं होता है तब तक व्यवस्था करने के लिए इनको लाया जाए। अब दूसरा जो ग्रुप है उसकी सहमति सुशीला के उस पर नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो एक अलग नाम दे रहे हैं। हाँ। अब वो डिपेंड ये करता है कि जब ये जेएनजी में इतने सारे ग्रुप हैं, उस एक ग्रुप में एक ग्रुप का अगर किसी के नाम के लेके विरोध होता है, एक नाम का समर्थन करता है, तो एक आम सहमति तो बनानी होगी। ये बात जाहिर सी बात है कि अभी ये सारा कंट्रोल नेपाल के आर्मी के हाथ में है और नेपाल के आर्मी जो है इस पूरे डायलॉग को राष्ट्रपति के साथ में मिलके ये डायलॉग का अपना एक सूत्रपात कर रहा है। तो ये स्थिति बनने के लिए ये बात देखिए कि उम्मीद तो बहुत है, पूरे नेपाल में एक उम्मीद है, जेएनजी को उम्मीद है, वहाँ व्यवस्था को लेके एक बड़ी उम्मीद है, लेकिन जिस तरह से वहाँ तबाही है निखिल, मुझे नहीं लगता है कि नेपाल अभी 1-2 साल कम से कम इस तबाही से उबर पाएगा। जो नुकसान हम लोग देख रहे हैं, नेपाल के पार्लियामेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई संस्थान हो, सरकारी संस्थान हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, बिल्डिंग्स हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सबके घर लगभग फूंक दिए गए हैं। ऐसी हालत, जो बिजनेस हाउसेज हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसके ठिकानों पे हमला नहीं हुआ है और लूटपाट नहीं हुई है। ये अलग तरह की एक कहानी है, अलग तरह का विद्रोह है। जब आपको एक तरह से देखिए कि आपका गुस्सा होता है सत्ता के खिलाफ में, आपका गुस्सा होता है करप्ट मिनिस्टर्स को लेके, आपका गुस्सा होता है नेपोटिज्म को लेके जो आप अभियान कर रहे थे, और उसके आते आते आप देखिए कि पूरे नेपाल में आपने किस तरह की लूटपाट मचाई है, किस तरह का तांडव किया है जो हम टेलीविजन स्क्रीन पे बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं। देश के लोग अपने ही देश के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करें, इसलिए ये कई बार ये कहा जा रहा है कि ये इतना स्वतः स्फूर्त या इतना आसान नहीं है इसको समझना, जैसा कि बाहर से दिखता है कि कुछ युवा नाराज हो गए और उन्होंने उसके बाद इतनी उथल पुथल मचा दी। अपने ही देश की संसद में आग लगा देना, अपने ही देश के चीजों को, क्योंकि जिस वो भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कर रहे हैं, तो जो टैक्स पेयर्स मनी है वो आखिर जब वो दोबारा रीबिल्ड होंगी चीजें, तो आखिर असर तो उन्हीं लोगों पर आएगा। लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड में आपको देखना होगा इन चीज़ों को लेके। ये हालात एक दिन में नहीं बनती और न इसका कोई एक वजह होता है। कोई एक वजह ऐसा तो है नहीं कि सोशल मीडिया पे बैन हो गया इसलिए सारे नेपाल के जेएनजी जो हैं वो इसको एक बड़ा विरोध का कारण माना और सड़क पे उतर गए। ये आप अगर सिलसिलेवार नेपाल की राजनीति को अगर आप झांके तो 2008 से ये सिलसिला शुरू हुआ। 2008 में जब नेपाल के 2005 में नेपाल के राजशाही को खत्म करके ये व्यवस्था बनाने के लिए जो कवायद शुरू हुई, तो आप उसके बाद देखिए कि पुष्प कमल दल प्रचंड जो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे वो भी अपना समय पूरा नहीं कर पा रहे थे, जबकि वो माओवादी नेता थे और लगा कि नेपाल में एक बड़े क्रांति के नायक बन के आए हैं। और उसके बाद आप देखिए कि 15वां ये प्राइम मिनिस्टर अभी थे, तो आप प्राइम मिनिस्टर की तादाद देखिए कि 17 साल में 15 प्राइम मिनिस्टर, और इस तरह के प्राइम मिनिस्टर के जब आप देखेंगे तो कोई प्राइम मिनिस्टर इसमें नहीं है जो 3 से 4 बार के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं। तो ये जो लोगों का और उसके साथ साथ नेपोटिज्म का जो ये था कि ये सारे करप्शन का एक सेंटर बन गया है जिसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं है, चाहे वो मार्क्सवादी पार्टी के लोग हों, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के पुराने धरे के लोग हों, हर पार्टी के तरफ से कम आप ये देखिए कि आम लोगों से संवाद बनाने, आम लोगों को जो संविधान के दिया गया था उनको, उनके संविधान के तहत उनको हक देने के मामले में पूरी की पूरी सरकार और व्यवस्था उनकी वहाँ चरमराई हुई थी। तो ये लोगों का गुस्सा कोई एक दिन का नहीं है निखिल। ये लेकिन अभी जो सारा स्थिति जिस तरह से सामने आई है उसका क्या ऑल्टरनेटिव दिखता है? फिर अल्टरनेटिव तो देखना अभी बहुत ही आप कह सकते हैं कि चैलेंजिंग है नेपाल में, खास करके आर्मी के सामने में। आर्मी के चैलेंज सामने में ये है कि उसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आप देखिए हर जगह पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई हुई है। 1-2 जगह को अगर आप छोड़ दें तो लगभग नॉर्मल स्थिति बनी है, कई जगह पे निषेधाज्ञा लगा हुआ है। बाकी अगर आप ये देखिए कि कम से कम नेपाल में इंटरिम सरकार की बात जो है
उसमें जेएनजी की जो अभी बड़ी मांगे हैं और उसकी जो उम्मीदें हैं, वो एक तरह से पूरे संविधान की रद्दोबदल चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसमें जितने भी नेता हैं उनके अब तक की पूरी जांच हो, उनकी संपत्ति की जांच हो, वो पूरा ब्यौरा सामने में रखे जाए। तो अब सवाल है कि इसमें प्रायोरिटी क्या है। इस जेएनजी के सामने में ये चुनौती है कि आप उसके राह को आसान बनाएंगे, नेपाल एक बार फिर चल पड़े। इसमें सबका सहयोग जरूरी है। नेपाल की जनता, नेपाल के जितने स्टेक होल्डर हैं, उनको आगे आना होगा। ये जेएनजी जो अपने को एक मजबूत, ये कह सकते हैं कि हमारा सब कुछ है, वो कह रहे हैं कि हम वॉच डॉग की तरह काम करेंगे, हम निगरानी रखेंगे, ये सारी चीजें तो समझ में आती है, लेकिन सिस्टम कैसे चले, क्या होगी? उसकी सिस्टम कैसे चले, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को कोई ज्ञान है। अगर इस तरह की चीजें होती तो मुझे लगता है 2 दिन से जिस तरह से आर्मी चीफ वहां अशोक राज जिस तरह से बना रहे हैं स्थिति को संभालने के लिए और लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार संवाद बना रहे हैं लोगों से, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई एक नेतृत्व है इस आंदोलनकारियों का, इन प्रदर्शनकारियों का, जिससे वो सीधा संवाद बना सकते हैं। अलग अलग ग्रुप है, इसलिए अलग अलग चेहरे सामने में आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे जिसको कहते हैं कि मिसगाइडेड मिसाइल की तरह काम कर रहे हैं, और जब आपने कहा कि अलग अलग ग्रुप हैं, तो उसमें चूंकि एका भी नहीं है, इस भीड़ का कोई चेहरा नहीं है, और ऐसे में इन लोगों को नियंत्रित करने में यही वजह है कि उसको ज्यादा मुश्किल हो रही है। डेफिनेटली अभी आपने प्रचंड का जो दिखाया 10 सूत्री का उन्होंने ये किया है, अभी आप ये कहना तो जरूर पड़ेगा, लोग पूछेंगे उनसे भी कि लगातार आप किसी न किसी पार्टी की सरकार में आप शामिल रहे हैं, लगातार आप प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो ऐसी हालात जो बनी है उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल वो भी हैं। तो अगर वो आज जेएनजी के सपोर्ट कर रहे हैं, ये मोरल राइट तो लगभग वो खो चुके हैं सारे पुराने नेता। अब सवाल ये है कि नई दिशा क्या हो नेपाल का पुनर्निर्माण क्या हो, ये चुनौती जेएनजी मुझे नहीं लगता कि इतने परफेक्ट और इतने मैच्योर लोग हैं जो इस चुनौती का सामना कर सकते हैं या इस चुनौती को जूझ सकते हैं। अगर वो शर्त रख रहे हैं नए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के सामने में कि 6 महीने के अंदर उनको चुनाव कराना होगा, 6 महीने के अंदर उनको संविधान में तब्दीली करनी होगी, 6 महीने के अंदर में आप उनको सारे लोगों की जो संपत्तियां हैं उनको सीज करनी होगी, तो क्या ये नेपाल की हालत आज की तारीख में ऐसी है? नेपाल को बनने में, नेपाल को खड़ा होने में मुझे लगता है कि 1 डिकेड लग जाएंगे, जिस तरह की बर्बादी हुई है। जी, निश्चित तौर पर, और उसमें बहुत काम करना होगा, लोगों को समझना भी होगा, नेपाल के जो युवा हैं उनको भी थोड़ी अब कम से कम समझदारी दिखानी होगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए विनोद मिश्रा जी। आगे की स्टोरीज पर आपको हम फिर छोड़ेंगे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।